हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये पार्ट 2 है यूपी पीजीटी 2006 इंग्लिश पेपर का। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाके वो भी पहले देख लेना। मैं उसका लिंक नीचे प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। तो अभी ये सेकंड पार्ट है, इसलिए डायरेक्टली 26 क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है। द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। तो लेक डिस्ट्रिक्ट एक एरिया है इंग्लैंड में, उसके साथ कौन से पोएट को एसोसिएट किया जाता था? तो उसमें आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ के अलावा कॉलरिज, साउदी, इनको भी लेक पोएट बोला जाता था क्योंकि वहाँ पे काफी सारे लेक है और ये लोग उसी एरिया में जाके रहते थे। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदी वहीं पे रहते थे, इसलिए उनको लेक पोएट्स बोला जाता है और इसीलिए उनको लेक डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएट किया जाता है क्योंकि वो लेक डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे रहते थे। 27th क्वेश्चन है कि एसेज ऑफ एलिया क्या है? तो एसेज ऑफ एलिया ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट है। ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट है मतलब एसेज मतलब नॉट क्रिटिकल एसेज, बट वो कुछ एक, अभी कैसे हम लोग ब्लॉग्स लिखते हैं या कुछ ऐसे एक आर्टिकल लिख देंगे जो हमारी लाइफ के बारे में बताते, तो वैसे ही चार्ल्स लैम्ब भी एसेज में मतलब उस आर्टिकल में कुछ अपने लाइफ के बारे में लिखते थे और उसमें वो दूसरा एक एलिया इस टाइटल के, इस पेन नेम के अंदर वो उसको लिखते थे और उसमें वो अपनी लाइफ में जो भी सारी चीजें होती थी बस उसको थोड़ा फिक्शनलाइज करके वो उसमें डालते थे। ऐसा जरूरी नहीं कि सारी चीजें वही हो जो हकीकत में हो रही है, उसमें वो थोड़े बहुत चेंजेस भी करते थे, तो इसलिए फ्रैगमेंट्स। ऑटोबायोग्राफिकल इसलिए तो क्योंकि थोड़ा बहुत तो उनकी लाइफ से इंस्पायर होता था। मिल्टन का सैमसम एग्नोस्टिस क्या है? ये क्लासिकल ट्रेजेडी है और ये क्लोजेट ड्रामा भी है। क्लोजेट ड्रामा मतलब वो ड्रामा होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं, परफॉर्म करने के लिए नहीं। गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, ये लाइन कौन सी पोयम में आता है? तो ये आता है मेंडिंग वॉल में और ये पोयम लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ एजिकेल? इसमें से कौन सा वर्क एजिकेल का है? तो उसमें है अ टाइम टू चेंज, ये पोयम लिखा था निसिम एजिकेल ने और इसमें वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो रिलीजन की बात करते हैं। द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ। तो मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या है? तो उसमें ये सारे ऑप्शंस थे। तो कॉर्डेलिया है जो किंग लियर में अपीयर होती है, कैल्पुर्निया जूलियस सीजर में आती है, डेस्टिमोना जो है वो ओथेलो में आती है। तो इनमें से तीनों में से कोई भी एक कोई भी मैकबेथ की वाइफ का नाम नहीं है। इंटरेस्टिंगली इसका आंसर है, इसलिए उसका आंसर है नन ऑफ द अबोव। इंटरेस्टिंगली मैकबेथ का मतलब मैकबेथ की वाइफ का नाम पूरे प्ले में कहीं पे मेंशन ही नहीं हुआ है। उनको हमेशा लेडी मैकबेथ करके ही ये किया जाता था, एड्रेस किया जाता था। उनके डायलॉग्स भी लेडी मैकबेथ ही है। लेकिन रियल लाइफ में मतलब हिस्टोरिकल जिस वुमन पे उन्होंने बेस किया था शेक्सपियर ने अपना प्ले, तो उसमें उसका नाम था ग्राउच। लेकिन कभी भी शेक्सपियर वो प्ले में मेंशन नहीं करते हैं, प्ले में वो हमेशा लेडी मैकबेथ ही एड्रेस किया जाता है उनको। इसमें से फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो इसमें मतलब ये है कि अरेबिया के जितने भी परफ्यूम्स है या फिर जितने भी सेंट है वो भी इस हाथ के जैसे जितने खूबसूरत नहीं हो सकते। तो एकदम ये फार फेस्ट हो गया कि आप मतलब कुछ ऐसी उटपटांग बातें कर रहे हो या एकदम बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, तो इसलिए ये है हाइपरबली। हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड? तो इंग्लैंड में सोनेट कौन लेके आया? और इसका आंसर है सर थॉमस वैट। और इनके साथ दूसरे भी एक इंसान थे, हेनरी होवर्ड या फिर अर्ल ऑफ सर्रे। विच ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाय शेक्सपियर? जहाँ पे उनके प्लेस को परफॉर्म किया जाता था, तो ग्लोब थिएटर में शेक्सपियर के सारे प्लेस को परफॉर्म किया जाता था। और इस शेक्सपियर इसको ओन करते थे, इसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, शेक्सपियर जिस कंपनी के लिए लिखते थे
या फिर जिस राइटर डायरेक्टर के लिए या प्रोड्यूसर के लिए आप बोल सकते हो जिनके लिए वो प्लेज लिखते थे, वो उसको ओन कर देते। तो भले शेक्सपियर खुद ने उसको खरीदा नहीं था ग्लोब थिएटर को, लेकिन वो प्रोड्यूसर का था, तो वो शेक्सपियर कंपनी के से ही रिलेटेड, मतलब शेक्सपियर की कंपनी का ही था, आप ऐसे बोल सकते हो। To follow knowledge is like a sinking star beyond the utmost bound of human thought। ये लाइन कौन से इसमें अपीयर, किसने लिखा है? तो ये लिखा है अल्फ्रेड टेनिसन ने, और ये अपीयर होता है उनके पोयम यूलिसिस में। Oh God, how weary, stale and unprofitable seems to me all the uses of this world। विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रैजिक हीरोज अटर्स दिस वर्ड। तो ये जो लाइंस है ये किस शेक्सपियर के ट्रैजिक हीरो ने बोला है? तो वो बोला है हैमलेट ने, और ये उसकी पहली सॉलिलॉकी है। सॉलिलॉकी मतलब वो डायलॉग जो कोई भी एक्टर होता है या फिर कैरेक्टर होता है जो स्टेज में बोलता तो जोर से है और ऑडियंस को सुनाई देता है, लेकिन वो अकेले में बोलता है, एज इन मतलब वो अपने एकदम ड्रामेटिक मोनोलॉग कैसे होता है कि एक इंसान अपने से ही बात कर रहा होता है, तो वैसे होता है। और ये फर्स्ट सॉलिलॉकी में है उनका, जो बहुत सारी सॉलिलॉकीज है इसमें हैमलेट की, तो इसमें ये पहली सॉलिलॉकी में है और ये एक्ट 1 सीन 2 में आता है। इसमें से कौन सा जो नॉवेल है हेमिंगवे का जिसमें वो अपने उनके जो डिसअपॉइंटमेंट है लव और वॉर के साथ वो बताते हैं, वो जो थीम उसका वो है, तो वो है अ फेयरवेल टू आर्म्स। अ फेयरवेल टू आर्म्स में हेमिंगवे का डिसअपॉइंटमेंट दिखता है, उनका जो लव और वॉर में उनको जो धोखा मिला था या फिर वो जितना उससे डिसअपॉइंटेड थे या खुश नहीं थे, वो उन्होंने सब इस नॉवेल में डाला है, अ फेयरवेल टू आर्म्स। In Yeats's poem Sailing to Byzantium, Byzantium refers to कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल तभी बिजेंटियन एम्पायर का पार्ट था, इनफैक्ट वो बिजेंटियन एम्पायर का कैपिटल था। कॉन्स्टेंटिनोपल का अभी नाम है इस्तांबुल। तो पहले जब वो बिजेंटियन या फिर होली रोमन एम्पायर का पार्ट था तो तभी कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते थे, लेकिन जब ऑटोमन टर्क्स ने उसको कैप्चर किया तो उसके बाद उन्होंने उसका नाम रख दिया इस्तांबुल। टेनिसन्स पोएट्री रिप्रेजेंट्स, टेनिसन की पोएट्री में क्या दिखता है? विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज का ये मतलब होता है कि जिसमें उनके बीच में कॉन्स्टेंटली ये स्ट्रगल रहता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अच्छा तो है, उसकी वजह से लोगों को जॉब मिल रहे हैं, लोगों को पैसे आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो ह्यूमैनिटी है वो कहीं ना कहीं पे चली जाती है, मॉरल एथिक्स जो है वो चले जाते हैं। तो इन दोनों को मतलब वो सोसाइटी में कुछ अच्छा भी हो रहा है और कुछ बुरा भी हो रहा है, तो इन सब के बीच में जब कुछ कंप्रेस हो जाता है तो फिर वो आ जाता है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज में। और वही सारी चीजें टेनिसन की पोएट्री में भी दिखती है। यही सारी चीजें आपको डिकिंसन के नॉवेल्स में भी दिखेगी, डिकेंस के नॉवेल्स में भी दिखेगी, या फिर थॉमस हार्डी के नॉवेल्स में भी विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज काफी दिखता है। Who coined the phrase poetry is a criticism of life? ये किसने बोला था? तो ये बोला था मैथ्यू आर्नल्ड ने उनके ऐसे द स्टडी ऑफ पोएट्री में। फिलिप पेरेप कैरेक्टर डिकेंस की कौन सी नॉवेल में आते हैं? तो वो आते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, और वो इस नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, और उनको कॉमनली पूरी नॉवेल में पिप बोला जाता है। द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ ये पोयम किसने लिखा? ये लिखा है शेली ने, और इसमें वो लाइफ की जो मिस्ट्रीज है, लाइफ के बारे में वो काफी बात करते हैं इस पूरी पोयम में। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, बट मोर ऑफ रेवरेंस इज इन अस ड्वेल। इन विच पोयम ऑफ टेनिसन डू वी फाइंड द अबव कोटेड लाइन? ये लाइन टेनिसन की किस पोयम में आते हैं? तो ये आते हैं इन मेमोरियम में, और इन मेमोरियम एक एलिजी है जो उन्होंने लिखा था आर्थर हेनरी हैलम के लिए। इसमें से ये जो कैरेक्टर है डेनिन डिकेंस, या फिर कोई भी एक ऐसा एकदम बहुत गुस्से वाला कैरेक्टर ओलिवर ट्विस्ट में कौन है? तो वो है बिल स्काइज, और ये मेन एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट मतलब ये मेन विलन है इस नॉवेल का, और इसके साथ में एक दूसरा विलन भी होता है फैगिन, जो इसको ट्रेन करता है, बिल स्काइज को सिखाता है सारी चीजें। तो ये सॉर्ट ऑफ उसका मास्टर है और ये थोड़ा एक चेला सॉर्ट ऑफ है बिल स्काइज।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर जॉन फॉल्स्टॉफ इन शेक्सपियर्स हेनरी IV? तो जॉन फॉल्स्टॉफ का कैरेक्टर आप कैसे बता सकते हो, उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? तो वो है कैरिकेचर। कैरिकेचर मतलब किसी चीज का मजाक उड़ाना, मतलब एकदम ऐसा बड़ा चढ़ा के दिखाना। जैसे अगर आपने कोई जो कार्टून्स होते हैं ना, पॉलिटिकल कार्टून्स, अगर आपने कभी वो देखे तो उसमें देखना, अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसमें उस इंसान का मतलब मुंह छोटा होता है और फिर पेट एकदम बड़ा दिखाएंगे, या फिर कहीं पे कोई फ्लॉ है तो वो बहुत ज्यादा उसको एक्सेंचुएट करते हैं, हाईलाइट करके दिखाते हैं ताकि वो मजाक बने उस चीज का। बट इसमें वो एक सटायर करने के लिए, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते बट सटायर करते, मतलब उसकी वो गलती दिखाने के लिए उसको वैसे दिखाया जाता है। तो जॉन फॉल्स्टॉफ के कैरेक्टर के थ्रू भी शेक्सपियर ने काफी लोगों को, मतलब वो ऐसे एंटिक हरकतें करता था जिनकी वजह से लोगों को हंसी तो आती थी बट एट द सेम टाइम उसमें सटायर भी होता था, वो लोगों को क्रिटिसाइज भी करते थे। शेक्सपियर के कौन से प्ले में वोल्डेमॉर्ट एंड कॉर्नेलियस आते हैं? तो वो आते दोनों अपीयर होते हैं हैमलेट में, और क्लॉडियस, किंग क्लॉडियस जो होता है वो उन दोनों को नॉर्वे भेजता है एक लेटर देने के लिए। किट्स पोएट्री इज अबंडेंटली एंड एन्चेंटिंगली सेंसुअस। तो किट्स की पोएट्री क्या है? बहुत ज्यादा सेंसुअस है। ये किसने बोला था? ये बोला था किट्स के बारे में मैथ्यू आर्नल्ड ने। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम ऑफ शेडी हॉन्ट्स अमंग अरेबियन सैंड। ये लाइन वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोयम से ली गई है? तो वो ली गई है सॉलिटरी रीपर में से। In which of the famous poem Walt Whitman makes reference of Suez Canal and a wire line across the Atlantis? ये जो किस पोयम में सुएज कैनाल का और वायर अक्रॉस द अटलांटिस का उन्होंने रेफरेंस दिया है? तो उसका आंसर है अ पैसेज टू इंडिया, और ये उन्होंने फ्री वर्स में लिखा है। Which of the following poem is the first poem of Eliot's first published volume of verse? तो इसमें से कौन सी पोयम है जो इलियट की सबसे पहले पब्लिश हुई थी? तो वो है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, जिसका टाइटल ही था, ये एंथोलॉजी का टाइटल ही था प्रूफॉक, और ये पब्लिश हुआ था पहली बार जून 1915 में। और ये एलियट का फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है या फिर फर्स्ट लिटरेचर का कलेक्शन है जो पहली बार पब्लिश हुआ था। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।